हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक सिंह पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वर्णमाला के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। इसके पहले की क्लासेस में हमने वर्ण कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, स्वर के प्रकार क्या हैं, व्यंजन के प्रकार क्या हैं, ये हम देख रहे थे। और व्यंजन के हमने दो प्रकार देखे हुए थे। और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले वाली क्लासेस में आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहली क्लास से ही आप देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन का हमने देखा था कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा हमने प्रयत्न के आधार पर भी हमने देखा था व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका जो तीसरा हमको देखना है वो किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। हमको क्या देखना है? घोषत्व के आधार पर। तीसरा हम जो प्रकार देख रहे हैं क्या? घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो घोषत्व के आधार पर जो व्यंजन है वो दो प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है सघोष, इसी को घोष भी कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। एक सघोष, उसी को ही क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। और दूसरा है अघोष। दूसरा क्या है? अघोष। आई बात समझ में? अब यहां पे एक चीज समझिएगा, डेफिनेशन, प्रकार और तो अपन समझेंगे ही। यहां सबसे पहले तो एक चीज आप तुरंत ही गांठ बांध लो कि जितने भी स्वर हैं, जितने भी क्या हैं? स्वर हैं, वे सभी के सभी क्या हैं? सघोष हैं। ये याद रख लीजिएगा। इसका बेनिफिट आपको संधि में मिलेगा। समझ में आ रही है बात? है ना? तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि जितने भी स्वर हैं, मतलब स्वर कौन से? ये वाले। ठीक है, स्वर कौन से? ये वाले। ये सभी के सभी क्या हैं? सघोष है। आई बात समझ में? ठीक। अब डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है सघोष की कि जब वर्ण का उच्चारण किया जाए और स्वर तंत्रियों में क्या हो? कंपन हो। कंपन हो इन द सेंस वाइब्रेशन हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। आई बात समझ में? कि जहां स्वर तंत्रियों में बोलते समय स्वर तंत्रियों में क्या हो? कंपन हो, वाइब्रेशन हो, उसे ही क्या कहेंगे अपन? सघोष कहेंगे। अघोष की अगर अपन बात करें तो अघोष क्या होगा? जिसको बोलते समय या उच्चारित करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। आई बात समझ में? क्लियर है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। ये सघोष जिसको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, और अघोष जिसको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। आई बात समझ में? अब कंपन कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक थोड़ा सा रिवीजन अगर अपन देखें कि का से लेके मा तक हमने पढ़ा हुआ था, तो का से लेके मा तक हमने जो पढ़ा हुआ था ये क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं ना? स्पर्शी व्यंजन, हाँ कि ना? है ना? फिर हमने एक चीज पढ़ी थी, स्पर्शी व्यंजन को और क्या कहा जाता है? सोचिए जरा, क्या कहा जाता है? इसको अपन ने पढ़ा था कचट तप वर्ग। याद है कि नहीं? और जो पहली बार पढ़ रहे हैं भैया, लिंक में चले जाना, पहले की क्लासेस देख लेना, तब इसको पढ़ना, है ना? तो हमने क्या देखा था कि स्पर्शी व्यंजन को ही कचटतप वर्ग कहा जाता है। कचटतप वर्ग क्यों? क्योंकि इनके पहले वर्ड क्या है? क च ट त प।
ठीक है, संधि में बहुत आएगा ये। अब अगर बात करें तो कचट तप वर्ग का ये पहला वर्ण है, क च ट त प, है कि नहीं। दूसरा वर्ण क्या है, ये ख छ ठ थ फ। और याद हो गया है कि नहीं वर्णमाला, तो याद कर लेना भैया। ये क्या है, तीसरा वर्ण है ना, ये क्या है, चौथा वर्ण, और ये क्या है, पांचवा वर्ण। क्योंकि अपन अलग अलग बिरादरी का देखेंगे, स्पर्शी व्यंजन एक बिरादरी का, उसके बाद हम किसका देखेंगे, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन याद है ना, पढ़ा था हमने, कौन कौन से हैं, यारा लावा। और उसके बाद स स स ह, ये क्या है अपने स्पर्शी व्यंजन, है कि नहीं, सॉरी स्पर्शी व्यंजन नहीं, ऊष्म व्यंजन, है कि नहीं। आई बात समझ में। और ये छत्र ज्ञास्र, ये क्या कहलाते हैं, हाँ संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और जो है ही नहीं, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ था, तो इनका अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, स्पर्शी व्यंजन की। तो अब वाइब्रेशन जरा बोल के देखिए कि किस में हो रहा है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये कंठ, कंठ के जस्ट नीचे यहां पे उंगली लगाइएगा और उसके बाद बोलिएगा जहां आपको वाइब्रेशन समझ में आ जाए। तो यह वही होगा सघोष। यहां पे एक चीज और समझना कि अगर जो घटना ये का के साथ हो रही है, इसकी लाइन में सभी के साथ होगी, समझ रहे हैं। जो खा के साथ है उसकी लाइन में सभी के साथ होगी। तो अगर कोई एक भी पकड़ में आ गया तो उसकी लाइन में वो पूरा अपन को मिलेगा। आई बात समझ में, ठीक। तो देखिए जरा किसको बोलने में हो रहा है, रखाइए उंगली और बोलिए, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, त ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब कुछ लोगों को सभी में वाइब्रेशन आ रहा होगा और कुछ लोगों को किसी में वाइब्रेशन नहीं आ रहा होगा, और जो दीदी लोग हैं उनको सभी में वाइब्रेशन तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप कहें कि कचट तप, क्या, कचट, कचट तप वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण बोले तो ये ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ अड़, द ध न, ब भ म। जैसे वाइब्रेशन अगर देखें तो कुछ कुछ में आ रहा होगा, जैसे झा में आपको मिल रहा होगा क्लियर, ना में आपको मिल रहा होगा, अणा में मिल रहा होगा, तो उसी से लॉजिक लगा लीजिएगा। आई बात समझ में। और ये रोमन लिपि में ही ध्यान रखेंगे, मोस्टली ऑप्शन जो है वो इसी वाले मिलते हैं। आई बात समझ में। दूसरी चीज, अघोष क्या होगा, जो बच गया, तो बचा कौन सा है अपना, कचट तप वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण। आई बात समझ में, क्लियर है बात, ठीक। अब इनको देखते हैं अपन, यारा लावा और सा सा हा। तो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे दिखते हैं, या रा ला वा स स, और इसको थोड़ा सा लिखते हैं अपन दूर, क्या, हा। आई बात समझ में। अब यहां पे एक चीज याद रखना, यारा लावा का उल्टा होता है ये स स। समझ में आया, मतलब इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। हा जो है वो कभी इसके साथ भी होगा, और एक और हम प्रकार देखेंगे तो वो इसके साथ भी मिल जाएगा।
आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब देखते हैं, अब जरा इसको पढ़िए, जरा आप यारा लावा को पढ़िए। यारा लावा, ऐसे नहीं, ऐसे यारा लावा। तो बताइए वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको जरा पढ़ लो। स स स, अब बताओ हो रहा है कि नहीं इसमें? समझ में आया? हाँ, तो ये क्या होगा अपना सघोष, और ये क्या होगा अघोष। आई बात समझ में? और ये क्या होगा सघोष। मैंने बताया ना कि ये इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, है ना। तो वाइब्रेशन में ये इसके साथ आ गया, किसके साथ? यारा लावा के साथ। आई बात समझ में? तो ये अपना क्लियर हो गया। घोषत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2, सघोष और अघोष। क्लियर है बात इतनी? चलिए अब अपन जो देखते हैं चौथा इसका प्रकार अपन व्यंजन का, क्या? प्राणत्व के आधार पर। किसके आधार पर? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। तो प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब नाम में ही समझ में आ रहा भाई, अब इसकी डेफिनेशन नहीं बोलना लिखने को, ठीक है। नाम ही में है अल्प, अल्प मतलब कम, तो जिसमें अल्प प्राण हो मतलब जिसको उच्चारित करने में कम समय लगे। महाप्राण जिसको उच्चारित करते समय ज्यादा समय लगे, बस इतना ही है, ठीक है। तो फिर अपनी आते हैं, हम इसको पढ़ते हैं और वही 3 प्रकार से अपन देखेंगे। एक हम देखेंगे किसका? स्पर्शी व्यंजन का देखेंगे ना। फिर अपन देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन का, और फिर अपन देखेंगे ऊष्म व्यंजन का। आई बात समझ में? और इसी को अपन क्या कहते हैं? कचट तप वर्ग। और ये कचट तप वर्ग का ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण और ये 5वां वर्ण, है कि नहीं? आई बात समझ में? तो अब अपने बचपन के दिनों को याद करिए, उस स्कूल के दिनों को याद करिए कि आप कैसे बोलते थे, कैसे पढ़ते थे। और नहीं याद आ रहा है तो हम याद दिला दे रहे हैं। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म। ऐसे कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। तो किसमें कम समय लग रहा है बताइए? लग रहा है इसमें, इसमें और इसमें, का गा और अंगा में। तो अल्प प्राण क्या होगा? अल्प प्राण क्या होगा? कचट तप वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। आई बात समझ में? कचट तप वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। अब महाप्राण क्या होगा? कचट तप वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। आई बात समझ में? है ना। मेरे लिए और इजी हो जाता, मैं आपको 135, 24 ये कोड वोड चलते हैं, लेकिन भाई कोड से कोई मतलब नहीं है, अच्छे से पढ़ें, आराम से पढ़ें। क्लियर है? ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? यारा लावा और सासा हा की। तो अपन इसी पे देख लें। अब ईमानदारी से बताना भाई, इसको जरा एक बार पढ़ो और इसको जरा एक बार पढ़ो, किसको बोलने में कम समय लग रहा है? यारा लावा, सा सा सा। अब बताइए किसमें ज्यादा समय लगा? इसमें लगा सा सा सा, इसमें कम लगा ना। और अपोजिट है ही,
तो यार अलावा क्या है, अल्प प्राण, और ये क्या है अपना महाप्राण। आई बात समझ में? और हा क्या होगा, महाप्राण। आई बात समझ में? क्लियर है बात इतनी? ठीक, क्लियर है। तो अब वर्ण तो अपना हो गया, वर्णमाला रिलेटेड अपने स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, स्वरों की संख्या, ये सब अपन ने देखा। अब इसके अलावा और क्या, तो इसके अलावा जो अपन देखें, इसके अलावा अगर अपन देखें तो हम देखें संयुक्त व्यंजन के स्वतंत्र प्रयोग। क्या देखें अपन, संयुक्त व्यंजन के स्वतंत्र प्रयोग। और यहां पे जो हम पहला इसका देखें, ये प्रकार नहीं है, ये समझ लो इनके नाम हैं, वर्णमाला में इनकी एक अलग अलग क्या है, डेफिनेशंस है। तो एक हमको जो देखना है वो देखना है हमको संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन को याद रखना कि इसको व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन गुच्छ। अगर आप यहां पे ध्यान दें तो नाम ही क्या बोल रहा है, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन गुच्छ। तो डेफिनेशन क्या होगी, जब दो या दो से अधिक व्यंजन, अधिक व्यंजन एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, व्यंजन गुच्छ। डेफिनेशन ही है क्या, व्यंजन गुच्छ, व्यंजनों का गुच्छा। ठीक है। अब इसके यहां पे जैसे एक एग्जाम्पल अगर अपन देखें, अंत्याक्षरी। क्या, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंताक्षरी नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी में जाएंगे ना अपन तो अंत्याक्षरी ही होगा। आई बात समझ में? अगर इसको हम तोड़ें, और तोड़ना सीख ही लीजिएगा दोस्त, कोई कठिन काम नहीं है ये, है ना, कोई कठिन या भारी काम नहीं है ये। ठीक है, तो जैसे अगर इसको हम तोड़ें तो आधा ना है, शुद्ध व्यंजन वही होता है जिसके नीचे हलंत होता है या फिर आधा वर्ण होता है ना। फिर ता, फिर अगर देखें तो या, फिर अगर देखें तो आ। ये वर्ड इसलिए भी क्योंकि छा हमने देखा था किससे मिलकर बनता है, का और सा से। इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो जरा यहां देख लेना भाई मेरे, का, स, आ, समझ रहे हैं। फिर ता और रा में बड़ी, सॉरी, रा और उसमें बड़ी। अब अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि व्यंजन यहां पे देखिए, ये यहां पे 3 व्यंजन एक साथ हैं, यहां पे 2 व्यंजन एक साथ हैं, तो यहां पे ये व्यंजनों का क्या है, गुच्छा है। तो ये कहलाते हैं क्या, व्यंजन गुच्छ। आई बात समझ में? ठीक, तो क्लियर है व्यंजन गुच्छ क्या है। दूसरा इसका जो हमें देखना है, एक क्या, युग्मक ध्वनि। क्या है, युग्मक ध्वनि। इसी को याद रखना, द्वित्व व्यंजन। इसी को क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। एक और नाम याद रखिएगा, इसको व्यंजन गुच्छ द्वित्व भी कहते हैं। ठीक है, व्यंजन गुच्छ द्वित्व भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो अब यहां पे क्या बोलता है कि जब एक ही व्यंजन, क्या, जब एक ही व्यंजन, समझ रहे हैं, लगातार आए, उसे ही हम क्या कहेंगे, युग्मक ध्वनि कहेंगे।
जैसे अगर अपन देखें दिल्ली, है कि नहीं, कुत्ता, उज्ज्वल, है ना, क्लियर है। उज्ज्वल, यहां ध्यान से देखिएगा कि यहां पे कुछ लोग गड़बड़ क्या करते हैं, यहां पे अगर आप देखें तो दो आधा जा है, नहीं तो उज्ज्वल ऐसे लिख दिए, वो आधा जा फिर पूरा जा और वाह अल्लाह, ये उज्ज्वल। तो ये उज्ज्वल नहीं लिखा है, उज्जवल लिखा है, उज्जवल। आई बात समझ में? तो ये वर्तनी क्या है, गलत है। क्लियर है बात? इतनी क्लियर है? समझ में आया व्यंजन गुच्छ क्या होता है, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? क्लियर है? चलिए अब इसके आगे अगर हम देखें, बढ़ते हैं अपन एक और टॉपिक की तरफ। अब यहां पे एक हमको जो देखने मिलता है, एक आता है कि स्वराघात क्या है। स्वराघात, इसी को याद रखना, बलाघात। इसी को क्या कहा जाता है, बलाघात कहा जाता है। कि आपसे पूछेगा स्वराघात क्या है या बलाघात क्या है, तो क्या कहता है, जो जब शब्द को बोलते समय, जब शब्द को बोलते समय अर्थ के सही उच्चारण के लिए, अर्थ के सही उच्चारण के लिए वर्ण पर बल लगाया जाता है, वर्ण पर या अक्षर पर लगाया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वराघात या बलाघात कहते हैं। आई बात समझ में? ये आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके क्या हैं, कुछ रूल्स हैं कि कहां पर बल लगता है। जैसे मेंस में अगर लिखना है तो ये तो आपको लिखने को जाएगा तो सीधे सीधे आपको लिख देना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव का अगर कोई पेपर है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो रूल्स हैं ये पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पेपर एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आता है कि किस पे बलाघात लगा है। तो ये 3-4 रूल्स हैं, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो वहाँ पे बड़ी सहूलियत हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है वहाँ पे हमको सही आंसर टिक करना। तो पहला इसका क्या कहता है कि संयुक्ता अक्षर के पूर्ववर्ती अक्षर पर बल लगाया जाता है। अब दिया है संयुक्ता अक्षर। संयुक्ता अक्षर क्या, जहां पे संयुक्त अक्षर हो जाए, मतलब इसको अपन कह दें कि ये कहां गया, ये जब दो व्यंजन एक साथ आ जाए, या फिर संयुक्त व्यंजन हमने कौन कौन से पढ़े थे, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो अगर ये आ जाए, कौन कौन से, जो हमने क्या पढ़ा है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमने कौन कौन से पढ़े थे, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही पढ़ा था हमने। समझ रहे हैं बात? तो इसके पहले वाले जो अक्षर होगा उस पे हमको बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर अपन देख लें, पक्ष, इंद्र, आई बात समझ में, पक्ष और इंद्र, ये देखिए छ क्या है, संयुक्त व्यंजन है कि नहीं, समझ में आ रहा है। यहां इंद्र, अगर इसको अगर हम तोड़ें तो दो व्यंजन मिल जाएंगे कि नहीं, शब्द का सही, क्योंकि छोटी ही है और सही बोलना है तो इंद्र। अब बात यही है कि ये नॉर्मल, जैसे मैं इसके पहले अभी बोल रहा था इंद्र, नहीं समझ में आता है पेपर हॉल में कि यार किसमें बलाघात लगा है,
लेकिन अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से हमको याद आ गया कि भैया संयुक्त अक्षर के पूर्ववर्ती अक्षर पर लगता है, तो बस हमको वहां पे ऑप्शन तो है ही, 4 तो है ही, उससे अधिक ऑप्शन तो है नहीं कि 50-100 ढूंढने हैं। आई बात समझ में? क्लियर है ये इसका पहला? क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है कि जब शब्द के मध्य या अंत के अक्षर में अ का उच्चारण नहीं होता। आ का उच्चारण नहीं होता है मतलब पूरा आ नहीं आएगा, मतलब वो लिखा तो पूरा रहेगा लेकिन उच्चारण हम आधा ही उसका करते हैं, मतलब व्यंजन टाइप में करते हैं, है ना, नहीं होता, तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर बल लगाया जाता है। मतलब उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर ही क्या होगा? बलाघात होगा। आई बात समझ में? उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर ही क्या होगा? बलाघात होगा। तो अब जैसे अगर अपन देखें कि पर, चलना, अगर आप यहां देखें इसको अगर अपन तोड़ें तो प, अ, र, अ, यही है। इसको भी अगर देखें तो च, अ, ल, अ, न और आ। अगर आप देखें तो ला में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, ये रा में भी आ की मात्रा जुड़ी हुई है, लेकिन आप जरा बोल के देखिए क्या ये रा का पूरा उच्चारण कर रहे हैं सबसे सही समझने के लिए। पर, चलना, अब यहां पे ला देखिए पूरा है, आ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन अगर आप देखें तो आप क्या बोल रहे हो? आधा बोल रहे हो, चलना। तो आई बात समझ में? तो यहां पे बलाघात या स्वराघात कहां हुआ है? यहां पर हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? ठीक, क्लियर है बात इतनी? स्वराघात बलाघात समझ में आ रहा है? ठीक। अब हम इसका तीसरा देखते हैं। अब इसका तीसरा क्या कहता है समझिएगा कि विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है। बलाघात होता है, क्लियरली बोल दिया भाई कि जो विसर्ग वाला है अक्षर अब उस पे होगा। अब विसर्ग वाले में अगर अपन देखें तो देखते हैं, देखिए जरा पढ़ के देखिए, मैं तो लिख रहा हूं। निःसंदेह, दुःशासन। आई बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक। नेक्स्ट जो अगर अपन देखें, और नेक्स्ट और ये लास्ट है भाई, है ना, बलाघात स्वराघात का एकदम ये लास्ट है। कहता है कि जहां पे छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ई ऊ और छोटा मतलब छोटी, छोटा ऊ और ऋषि की मात्रा लगी हो तो उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर बलाघात होता है। अब ये बलाघात क्यों? कि अपन ने सही देखा क्या? अर्थ के उच्चारण, सही उच्चारण के लिए। तो जैसे अगर अपन देखें एग्जाम्पल में, अब देखिए जरा पढ़ के सही उच्चारण आप कर रहे हैं कि नहीं।
ये ऋषि की मात्रा है ना? बोल के देखिए जरा, हरि। अगर आपने यहां पे हा पे बल नहीं लगाया तो आप क्या बोलोगे? हरि। आई बात समझ में? हरि तो मतलब लगी छोटी ही है, बोल क्या रहे हो? बड़ी, तो इसीलिए हरि। मधु, पितृ। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक। अब अगर आते हैं अपन नेक्स्ट, ये तो हो ही गया। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो एक चीज, अक्षर अक्षर खूब पढ़े हैं, तो यहां पे हम अक्षर के प्रकार देख लें। अक्षर के क्या देख लें? प्रकार। अक्षर क्या होता है? तो वर्णों से मिलकर बनता है। पहली क्लास में अपन ने यही पढ़ा था ना, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य। फिर हमने उपवाक्य, फिर पदबंध, फिर पद या शब्द, फिर अक्षर, फिर वर्ण या ध्वनि। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? है ना? तो अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक है अपना क्या? बुद्धाक्षर, और दूसरा क्या है अपना? मुक्ताक्षर। एक बुद्धाक्षर और दूसरा अपना मुक्ताक्षर। अब बुद्धाक्षर क्या होता है? जिस शब्द का अंतिम वर्ण बोल रहा है ना, वर्ण शुद्ध व्यंजन हो। क्या हो? शुद्ध व्यंजन हो, वो क्या होगा? अपना बुद्धाक्षर। और मुक्ताक्षर क्या होगा? अब तो डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो, उसे हम क्या कहेंगे? मुक्ताक्षर कहेंगे। अब शुद्ध व्यंजन क्या होता है? मैंने बताया था, जिसके नीचे क्या लगी हो? हलंत या आधा वर्ण। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं क्या? श्रीमान। समझ रहे हैं? ये हलंत जो लगी है, तो ये क्या है? अपना बुद्धाक्षर। मुक्ताक्षर के लिए स्टार्टिंग से मैं अपने ही नाम बोलते आ रहा हूं, तो अपने ही नाम ले लेते हैं। क्या? दीपक। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है कि स्वर? तो स्वर है ना। और जिसको इतना पढ़ने के बाद भी अगर व्यंजन समझ में आ रहा है तो फिर क्या ही बोलूं मैं, है ना? अपन ने पढ़ा हुआ है भाई, तोड़ के देख लीजिएगा कैसे। ये दा, फिर बड़ी, फिर प, फिर अ, फिर क, फिर आ। तो आप देखिए अंतिम वर्ण क्या है? स्वर है। क्लियर है? क्लियर है हमारी? तो यहां पे हमारा वर्णमाला क्या होता है? खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एमसीक्यू देखेंगे और देखेंगे कि हमने इस चैप्टर से क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या जाना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।